द फ्रेंड्स इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आएंगे दोस्तों। बहरहाल मेहरबानी वीडियो आकर तक सुनिए। मैंने सुबह बाब के लिए नाश्ता बनाकर घर से निकला। मेरे हाथ में कुछ सके थे जो मैंने रात को घर से बड़े मुश्किल से निकाले थे और जो मेरे भाई के घर तक ले जाने में काम आ सके। इस वक्त में पैसा नहम था। मेरा बड़ा भाई मेरे वापसी के लिए कुछ दे देगा इस उम्मीद पर मैं अपने भाई के घर पहुंच गई। मेरा भाई ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और नाश्ता कर रहा था। मेरे सलाम को जवाब में मेरे भाई ने मुझे ऐसे देखा जिसे मैं सुबह सूर आ गई हूँ। मैंने कहा भाई मेरे अबू बहुत बीमार है, पूरी रात उन्हें खांसी आ रही थी। मैंने भाई से कहा मुरब्बई से पहले मेरे बाबी ने कहा और बुढ़ापे में हर शख्स को खांसी आती है। मुझे याद है मेरा चाचा किसे खांसता था, मैंने इसके लिए कितने दवाई खिलाई लेकिन वो कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बेबसी से अपने भाई के तरफ देखा और मेरे बाबी फिर शुरू हो गई। इसने कहा तुम इन्फ्लेशन देख रहे हो, अस्मा से बातें कर रहे हो, कितने खर्चे हैं, बच्चों के फीस बिल अदा की, खाना पानी मेरा एक शौहर कमाता है, इस पर तुम हर माने पैसे मांगने आ जाती हो, कहाँ से दे से पैसे। अभी तो मेरे शौहर ने किसी से कर्ज लिए कर मेरे बेटे की फीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी की है और मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैं अस्पताल जाकर सकती थी। मुझे मेरे बाबी के बात बुरी नहीं लगी, मुझे अपने भाई के खामोशी और उसके तसल्ली पर रुझ हुआ। मैंने बाई के चेहरे पर देखकर कोई अफसोस नहीं देखा। मैं उठी और खड़ी हो गई ना चाहती हुई। मैंने अपने बाई से मुखातिब होना शुरू किया, भाई आप हमारे घर के दोनों से नहीं आए, अब वो आपको बहुत याद कर रहे थे। भाई ने कहा हाँ मैं आऊंगा। भाई ने ये बात बड़े अफसोस से कहे। भाई खड़ा था, शायद ऑफिस जा रहा था। मैंने बड़ी अमीन से भाई के तरफ देखा, शायद वो मुझे साथ चलने को कहीं, शायद वो कहीं चुल्लू मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन वो बाबी से अलिफ दे कहकर चला गया। बाबी ने मुझसे कहा बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। मुझे नहीं पता बाबी ने ये कैसे कहा। मैंने कहा नहीं बाबी मैंने नाश्ता ना कर लिया है। मेरा आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फिर मैंने रखे में तेजी से घर से बाहर निकल गई। मेरे आंखों में आंसू थे, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बस चलती जा रही थी। सूरज के गिरने मेरे जिस्म को जला रहे थे, ऐसा लग रहा था जिस आग मेरे जिस्म को जला रही हो, लेकिन इससे ज्यादा आग मेरे अंदर जल रही थी। इतने बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान और मैं अकेली थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि घर जाकर अब इसे क्या कहूंगी। मेरे अबू बड़े उम्मीद से मेरे तरफ देखेंगे और मेरे पीछे अपने बड़े बेटे को तलाश करेंगे। मेरे हवंटोज आंसू निकल रहे थे क्योंकि मैं पहले औलाद थी। मेरे वालिदैन मेरे बाई से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत हमेशा मेरे बाई के लिए बाहर थी। उसके बाद हम दो बहनें पैदा हुए, ऐसा नहीं था कि हम दोनों को नज़रअंदाज किया जा सकता। बात यह थी कि आसमान में सिर्फ एक चंद ही अकेला था, तो मेरा बड़ा भाई भी वैसा ही था। तीसरे पोजीशन से कॉलेज में आने वाला बड़ा भाई यूनिवर्सिटी में एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा और कमर उम्र कैद की सजा के साथ इसे गुलाम बन गया। ये सनू मेरे माँ के लिए बहुत गिरा और दर्दनाक था क्योंकि इसने अपने बड़े बेटी के शादी के ख्वाब देखी थी और वो सारे ख्वाब मिट्टी में दफन हो गए। मेरे माँ भी मिट्टी के नीचे सो गई। अब उन्हें एक तलक छनपड़ी बनाई और अपने कमरे तक मदविद हो गई। भाभी ने रवायत उमर सिवुम के किताब पढ़ ली। वो नदविक और सास को फासला बर्दाई करने के लिए देखना भी पसंद नहीं करती थी और वो ये इजहार करती थी मेरा बड़ा भाई मोहब्बत में इतना अदा हो गया था, फिर भी इसने इतना सब्र देखा कि हमें घर से निकाली के बजाय खुद अलग हो गए। और जकिया के अब ईद पर ही अपना चेहरा देखा था है। फिर बाबी क्यों, वो 5 साल छूटी थी और इंटर में पढ़ रही थी। मेरे माँ के कजिन ने इसे अपने बेटी के लिए पसंद गया क्योंकि माँ के मौत ज्यादा अरसा नहीं हुई थी, इसलिए अबू ने बहुत सादगी से बाबी को इस शौहर के साथ भेज दिया। अब मैं भी इंटर के तालबा थी, मुझे पढ़ाई का बहुत शक था, मैं बहुत पढ़ना चाहती थी। मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। अबू की बीमारी ने हमें मेरे कॉलेज का रास्ता रोक दिया। मुझे अफसोस नहीं था कि मेरे ख्वाब उधर रह गए। मुझे अबू के बीमार ने मेरी परेशानी आ गया। मैं हमेशा उनकी खिदमत करती रहती थी, लेकिन सिर्फ खिदमत करने से क्या फ़ायदा। हमारा खजारा सिर्फ अबू के पेंशन पर था जिसमें दाल रोटी मुश्किल से चल रही थी। दवाओं का पैसा कहाँ से लाऊं। अबू को पिछले 3 रातों से नींद नहीं आ रही थी। मेरे अबू को दिमाग का मर्ज था और बहुत शदीद हमला था। मैं रात में बैठकर अबू के पेट थपकी देती। अब इस सिलसिले में मैं बड़ी भाई के पास अबू के डॉक्टर दुखाने आई थी, लेकिन बड़ा भाई नहीं माना। लोग बैठे के तमन्ना करते हैं कि वो बड़ा होकर उनका सारा बने, लेकिन अब मैं कायल हो चुकी थी कि ये सब बातें सिर्फ ख्वाहत हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से निकल आए। मेरे गिले में खानटे चुभ गए थे, मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे थे, मेरा दिल बारी हो रहा था। सामने बहन का घर था, मैं कई देर खड़ी रही और उसके दरवाजे को देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। ना हम थी बाबी से मिलने की हम थी क्योंकि बाबी की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो तीनी बेबस थी, इसलिए इतना बड़ा एहसास का घर उसके घर में इसके सास दी वो नींद 3 छूट और 1 तलाक शुदा नींद जिस्म से बाबी बहुत कुर्री थी। उनके खिदमत के बाद जो वक्त बचता हो बाबी के 2 छोटे बच्चों के पास आता था। मैंने बाबी के दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही दरवाज़ा खुला
मैंने बाबी का चेहरा देखा, मैंने ही बेवैसी से इसे गिले लगा लिया, लेकिन शुक्र है कि मैंने आंसू अपने सीने में रोक लिए। बाबी ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा था कि तुम सुबह आ गई। बिदा अबू की क्या हालत है? मैंने साथ ले आती, जो चूंकि वक्त के वजह से मैं वहां नहीं आ सकी। मैं हर रोज सोचती हूँ कि तुम्हारे और अबू से मिलने आऊंगी। बाबी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने निगाह चराती हुए मुझे अपने कमरे में बिठाया। चलते से पानी ला। मैंने एक सांस में कलास गाली कर दिया। बाबी ने पूछा, बताओ खाओगे खाना लाओ? मैंने कहा, नहीं बहन। मैंने बाबी का हाथ पकड़कर अच्छा अपने पास बैठा। बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो। बाबी ने कहा, तुम कहाँ से आ गई हो? मैंने कहा, बहन मैं बड़ी भाई के पास गई थी। भाई ने पूछा, क्यों गई थी, क्या बात है? बाबी के बात सुनकर मेरा सब्र जवाब देगा। मेरे आंसू निकला है। मैं बाबी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब इससे कुछ छप नहीं सकता था। मेरे आंसू कुछ ऐसे समझा देता था। मैंने कहा, अबू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये बात भाई को बताते गई थी, लेकिन इसने कोई तवज्जो नहीं दी। भाई मैं क्या करूं? मैं अबू की दर्द को नहीं देख सकती। काश मैं इतनी अच्छी डॉक्टर के पास देखा। सिक्कों में रहते हुए बात कर रही थी। बाबी अचानक खामोश हो गई। फिर वो उठे और अलमारी में कुछ तलाश करने लगी। मैं उठे और खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं उनमें जा रही हूँ, अब वो अकेले हैं। मेरे बात सुनकर बाबी ने कहा, हाँ बस 1 मिनट रखो। इसके बाद बाबी ने अपने अलमारी बंद की और अपने बंद पट्टी मेरे हाथ में दर्द कर मेरा हाथ बंद कर दिया। मैंने कहा, अभी कुछ पैसे हैं, उनसे काम चला लो, फिर मैं अपने शौहर के साथ चल कर आऊंगी, फिर हम अबू के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन बहन मुझे पैसे हाथ में छुपते महसूस हुए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई के। तो बाबी कहने लगी, ओ बस करो, कुछ नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबी ने मुझे तसल्ली दी और मुझे दराजी तक छोड़ने आई। मैंने इसे गिले लगाया और बहुत रोई। बाबी से उल्लूदी कहकर मैं तेजी से निकल आई। घर आते हुए मैं बोक से 20 बिसर हालत में थी। मुझे नहीं पता अबू का क्या हुआ होगा, मुझे कुछ और समझ नहीं आया। तो मैंने बेकरी से डबल रोटी, इंडी और दूध ले गिला। जब मैं बेकरी से बाहर निकले तो अंकल यासिर मेरे सामने खड़े मुझे पक्का रहे थे। अंकल ये इसी में हमारे महल्ले के बहुत शरीफ शख्स थे। उनका कपनों का खरका नहित्ता डेंसेंसी और उमादारी में पूरा महल्ला उनके गावी देता है। उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रही हो तुम? बहुत थकी हुई लग रही हो। इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ अबू ही थे, तो उनका नाम मेरे ज़ुबान पर आ गया। उन्होंने कहा, कहाँ भाई बेटे? तो मेरे अबू की हालत है। मेरे आंखें नम थीं तो मैंने सर झुका लिया। उन्होंने कहा, बेटी अगर कोई मुश्किल है तो पेजुग बताओ, तुम मेरी अपनी बेटी हो। मैं शाम को तुम मेरे अबू को देखने आऊंगा। शायद वो जिल्द में थे। उन्हें मेरे सर पर हाथ रखा और चले गए। जब मैं घर में दाखिल हुई तो अबू के खंसी ने मुझका खर मुकद्दम किया। मैं तेजी से जागी और अबू के पास गई। थोड़ी देर बाद अबू पर सुकून हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे क्या गवाह किया? तुम मेरे बेटे से मिले? इसने तुम्हें घर से निकाल दिया? मैंने कहा, क्यों नहीं मिलेगा? मेरे अबू ने कहा, फिर वो तुम्हें साथ क्यों नहीं आया? मैंने कहा, अबू वो कह रहे थे कि कल आऊंगे, अब उनका अहम काम था। मैंने अबू को तसल्ली दी। मेरे अबू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेली बाप से छूट मत बोलो। मैंने कहा, अबू जो आप जानते हैं तो पूछते क्यों हैं? अबू ने कहा, बेली मैं अपने तसल्ली के लिए पूछता हूँ। शाम को जब अंकल हमारे घर आए तो उन्होंने बहुत से फल, बिस्कुट और अबू के लिए कुछ और लेकर आए। मैं बहुत बड़ी तरह रो रही थी और मेरे बड़ भाई पर बहुत खुश आ रहा था। अंकल अबू के पास थोड़े देर बैठे, फिर जाते हुए मुझे से कहने लगे, बेटे अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। अब मैं उन्हें किसी बता दी कि हाँ मुझे बहुत से चौजू चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने अबू के लिए। इस रात मुझे नहीं पता मैं किससे लड़ रही थी। मेरे लिए सब कुछ मेरे अबू थे और मैं उन्हें दुनिया के सारे नेमत देना चाहती। बस इसे ही मैं सो गई। लेकिन सुबह मैं बड़े फिक्र के साल जागी। मेरे अबू से कहा, अब मैं अंकल जासर से नौकरी मांग लूंगी। मैं ने ये बादिन करके लाए हुए सेब काटती हुए अबू से कही, मेरे अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरे बेटी मेरे लिए काम करेंगी। मैंने कहा, अबू ये बुरा वक्त नहीं है, शुक्र है मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं नौकरी करूंगी, मज़द पढ़ूंगी। मैंने फैसला कुल्ली आए। मेरे अबू ने कुछ नहीं कहा। हाल वाता उनके चेहरे के लाने बढ़ गई थी। मुझे नौकरी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अंकल यासिर ने मुझे अपने कारखाने मुल्कियों के डिपार्टमेंट के सरप्राइजर बना दिया। मैं 10 बच्चे अबू का काम खत्म करके कारखाने में चले जाती। जब 5 बच्चे वापस आती तो खाने के बैठ कर पढ़ती। रात को जब मैं पढ़ने बैठती तो मेरे निगाह किताब से हिट कर अबू पर ठग जाई थी। मैं उन पर बहुत तरस खाती। वो भी हड्डियों का टकरा बन गई थी। काश मेरे भाई को एहसास हो कि वो कितने आराम और लज्जत में रहती हैं और अबू के बिल्कुल परवाह नहीं करते। इस वक्त मेरे दिल में रंज बचाता इजाना मुझे क्या लिया कि अगर अबू को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरा दिल कैसे गहरी सोच में डूब रहा था। फिर मैं अपने सवाल का जवाब दे रही थी, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेंगी मैं अबू को अच्छी डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, फिर उनकी खुराक का अच्छा ख्याल रखूंगी, उन्हें फल जूस सब अच्छी चीजें खिलाऊंगी और वो मुकम्मल सेहतमंद
हो जाएंगी। बहरहाल जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने बहुत से फल करे दे और बहुत सोचते हुए घर आई। मेरे अबू सो रहे थे। मेरे अबू को पुकारा, अबू कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर पे पूरा मेला दौड़ता हुआ आया। मेरे अबू अल्लाह के प्यारे हो गए। फिर दुनिया अलिफाजल गई। मेरा बड़ा भाई 3 दिन दुनिया दुखाने आया था, लेकिन इसने मुझे साथ चलने को भी नहीं कहा। ये भी फिक्र नहीं थे कि मैं घर में अकेली हूँ। अगरचे मेरे बहन बार बार ये देर आ रही थी। वो कह रही थी तुम अकेली हो मेरे घर चलू गो। मैंने कहा बहन मैं घर पर हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास अबू के वजूदे हैं। मैंने बहन को खामोश कर दिया। फिर कितने दिन गुजर गए, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं था। मैं हर वक्त अबू के शरारत देखती रहती। मैंने अबू के लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन फिर जब अंकल यासिर ने समझाया तो मैं दोबारा घर खाने के जाने लगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब घर तकरीबन बेफायदा था। इस दौरान मैंने घर को बेहतर बना लिया जैसा मैं अबू के लिए चाहती थी। अबू के बिस्तर के जगह मैंने एक खूबसूरत बिस्तर लगा दिया। मैं तसव्वुर करती कि अबू इस पर आराम कर रहे हैं। मैंने एक छोटा फर्ज खरीदा। मैं रोज फल लाती। अगर कोई बेग मांगने वाला आता तो मैं फल निकाल कर इसे दे देती। मैं इसे ही से मुतमईन थी। उन दोनों मैंने अबू के ख्वाब में देखा। मेरा अबू सेहतमंद लग रहे थे। उनका चेहरा बहुत खुश था। मैंने अबू से पूछा अबू आप इतने सेहतमंद कैसे हो गए? मेरा अबू ने कहा अगर तुम मुझे इतने फल खिलाओगे तो मैं सेहतमंद क्यों ना हो जाऊंगा। हमने मसकरात हुई। ये बात कही। इसके बाद मेरा रोज फल कुर्दने के लिए मुझे यकीन था कि जो फल मैं अबू के लिए कुर्द रही हूँ मेरे अबू वो खा रही हूँ। दोस्तों ये था आज के तुम्हारा वीडियो और आज की हमारे कहानी। आपको यकीनन पसंद आई होगी। और मेरी तकरीबन 10 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है और उसके पास भी आपके लिए मैं मज़ेदार वीडियोस बनाती रहते हूँ, तो मेरा साथ दें और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तंबी, ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख़याली है। किसी भी किरदार वाक़या मकाम का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं।